नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के बारे में। अगर आपका विषय है पॉलिटिकल साइंस और आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आप यह सोच रहे हैं कि हमको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करके जाना है परीक्षा में, कि मैं वो तैयार करके जाऊं और वही परीक्षा में प्रश्न आ जाए, तो ऐसा लेक्चर आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बीए के 5th सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो एक विषय के आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो पहला पेपर का नाम है आपके कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, यानी आपका यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी कि आपका अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चाइना, इन 4 देशों के संविधान के बारे में और वहां की राजनीति के बारे में आपको समझना है और इन चारों की तुलना करनी है। ठीक है, तो यही बेसिकली आपको पढ़ना होता है। इसमें पेपर 1 राजनीति विज्ञान बीए 5th सेमेस्टर सभी विश्वविद्यालय में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो ही गया आपका, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, या ऐसे तमाम प्रकार के और यूनिवर्सिटीज जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में जो आपको पढ़ना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा आपका यह लेक्चर क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और उस पेपर को सॉल्व भी करूंगा। जैसे आपने जियोग्राफी का देखा होगा, जैसे आपने हिंदी का देखा होगा, जैसे आपने सोशियोलॉजी का देखा होगा, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का या और जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हो उसको आप कमेंट करके बता दें, उस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। हिंदी का बन चुका है दोनों इस प्रकार का वीडियो, दो वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी का बन चुका है आपका, आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका शिक्षा शास्त्र का बन चुका है। शिक्षा शास्त्र के अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस का इससे पहले दोनों पेपर का बन चुका है। ठीक है, बट ये न्यू वाला जो मैं बता रहा हूं वही। ऐसे ही आपका और भी बन चुका है, कई सब्जेक्ट का बन चुका है। बेसिकली जियोग्राफी का पेपर 1 हो चुका, पेपर 2 आने वाला है, वो 1-2 दिनों में आ जाएगा। परेशान मत होइए, आपका सब जल्दी जल्दी हो जाएगा और सब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझ में आएगा। सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई, कल आपका नया वर्ष है, उसके लिए सभी को अग्रिम बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेपर को दिखाएंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये पेपर आपका है भैया। थोड़ा सा हमारा चेहरा छोटा सा जरूर लग रहा होगा क्योंकि दाढ़ी वाड़ी मैंने इसको सेट करवा ली है। ठीक है, बाल वाल कटवा लिया है तो थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा। चले, पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चाइना, ये पेपर अभी का है। 75 नंबर का पूर्णांक होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर आप देखिए 2026 का पेपर है, ये 2025 यानी अभी पेपर हुआ, 2-3 दिन पहले का पेपर है किसी विश्वविद्यालय का। क्लियर, तो ये सब पूरा दिया गया है। अब इसमें आपको पैटर्न पर फोकस नहीं करना है क्योंकि पैटर्न किसी एक विश्वविद्यालय का हो सकता है, सभी विश्वविद्यालय का सेम पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न की अगर बात करें महोदय, तो सेम पैटर्न आपको कब मिलने वाला है? सेम पैटर्न आपको नहीं मिलने वाला। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप बस इन प्रश्नों को पर फोकस कीजिएगा और मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन है ये तो सॉल्व ही करूंगा, साथ ही साथ में मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार किया हूं, वो परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला है। तो आप उसको लेकर के एकदम बहुत ही बारीकी से चीजों को देखेंगे। वैसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न पत्र 3 खंड में बटा होता है, सभी विश्वविद्यालय में होता है। आ बा सा, आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तमाम सारी चीजें। सेक्शन ए की अगर बात की जाए यानी खंड आ की, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इनमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 3 प्रश्न करने होते हैं, लेकिन मैं आपको 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर रखा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं चर्चा करूंगा। और 5 ये होंगे आपके जो परीक्षा में इसमें पूछेगा और 5 मैंने अपनी तरफ से सेट किया है जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। अब चलिए, जैसे ये आपका पहला प्रश्न आपका आ चुका है। पहला प्रश्न आपका आ चुका भैया, किंग एंड क्राउन, यानी राजा और राजमुकुट क्या होता है? जैसे क्राउन का शासन, क्राउन माने होता है राजा। ठीक है, राजा मतलब ये है कि जो है ब्रिटेन जो है वहां पर अभी भी राजशाही है। वहां पर जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति होता है देश का मुखिया, ऐसे ही ब्रिटेन में राजा वहां का मुखिया होता है। हालांकि राजा के पास कोई शक्ति होती नहीं है, राजा बस नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के पास तो भी पावर है, लेकिन उसके पास राजा के पास कोई पावर नहीं होती वहां के। ठीक है, इसके अलावा बस नाम मात्र का होता है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या होता है, कानून का शासन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये स्विट्जरलैंड की व्यवस्था। विधि का शासन आपको इंग्लैंड में दिखेगा।
राजा और राजमुकुट, ये भी इंग्लैंड की संविधान की विशेषता है। जेरी मॉनिटरिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत चुनाव होता है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे, सब कुछ आपको बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रश्न पूछा गया था फेबियनवाद क्या है, इसको भी चर्चा करें। तो 5 प्रश्न ये हो गए, 5 मैं अपनी तरफ से रखा हूं तो वो अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले आप पेपर देख ले ताकि आपको ये लगे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात किए तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। यहां से आपको कह रहा है कि 7 उप प्रश्न है और उनमें से आपको 5 सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा पूरा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिस्क्राइब द मेन केसेस ऑफ डीकोलाइजेशन यानी बी उपनिवेशीकरण के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। बी उपनिवेशीकरण की प्रमुख कारण क्या रहे। इसके अलावा डिस्कस द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है द अमेरिकन सीनेट इज द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। यानी अमेरिकन सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन होता है, जो कि इससे शक्तिशाली द्वितीय सदन आपको नहीं मिलेगा। इस कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल ये कथन सही है और इसके बारे में मैं विस्तार चर्चा भी करूंगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज मीन्ड बाय लिबरल डेमोक्रेसी, डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी उदार लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्विट्जरलैंड इज द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि उदार लोकतंत्र स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है। डिस्क्राइब द एबव स्टेटमेंट, यानी कि उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए। चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की तो केवल स्विट्जरलैंड में ही है। क्यों स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक छोटा देश है, आज भी वहां के कई सारे उसमें जो है इलाकों में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। कोई नियम बनाना है तो वहां पर क्या होता है, जनता के राय को, जनता के मत को देखा जाता है और उसी आधार पर कानून बनता है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो कि यही है, स्विट्जरलैंड वहीं पर है। क्योंकि अलग अलग देशों में आप देखेंगे तो ये स्विट्जरलैंड ये आपको नहीं मिलेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना भारत, वहां पर भी आप देखते हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हर एक व्यक्ति की बात को सुनना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर ऐसे लोकतंत्र को लागू नहीं कर सकते प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तमाम मतभेद है, तमाम धर्म, तमाम जाति के लोग हैं, तो अपने अपने मत सभी बोलेंगे तो किसी का नहीं हो पाएगा। ऐसे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बजाय यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या दुनिया के सभी देशों में आप देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेगी। यानी कि जैसे हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर के जो है वहां पर बैठते हैं संसद में और वो हमारी तरफ की बात करते हैं। यानी 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुना जाता है, यानी कि सांसद होता है, वो जाकर के संसद भवन में कानून बनाने वाली निर्मात्री सभा में बैठता है और बारीकी के साथ वो डिस्कस करता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताता है लोगों को, ये चीजें होती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर जनता ही डायरेक्ट जो है कानून में भाग लेती है। ये स्विट्जरलैंड में ही संभव, चूंकि स्विट्जरलैंड छोटा देश है, बहुत छोटा, जनसंख्या भी बहुत कम है, इसीलिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, प्रश्न डिस्क्राइब द जो है कंट्री, डिस्क्राइब द आवर कंट्री टू सिस्टम थ्योरी ऑफ चाइना, यानी कि आपसे कह रहा है चीन के एक देश दो प्रणाली सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। चीन एक देश है, इसकी दो प्रणाली है, इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि दो प्रणालियां अलग अलग जो देश हैं, जैसे कि आपका, इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया भी था। जैसे चाइना में क्या है कि जैसे हांगकांग हो गया या ताइवान, ऐसे तमाम जो आसपास के इलाके चीन के, वो उन सभी पर भी कब्जा कर लेता है और वहां पर शासन, जो बाहरी मामला है वो चीन देखता है, आंतरिक मामले उन लोगों के पास होता है। सेक्शन से यानी खंड सा की बात की जाए तो इसमें केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न है। चारों प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं बल्कि 2 प्रश्न के उत्तर करने होते हैं, बट मैंने यहाँ पर 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया है, वो अपनी तरफ से भी मैंने कुछ रखा है इसमें, ठीक है। चलें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू जो है colonialism, explain the factors and means that give rise to it, यानी नव उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसको जन्म देने वाले कारकों एवं साधनों की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्क्राइब इन डिटेल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को विस्तार से बताइए। अगला क्वेश्चन से डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वहीं पर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ चांसलर इन स्विट्जरलैंड,
डिस्क्राइब इन डिटेल, स्विट्जरलैंड में चांसलर की क्या भूमिका है, विस्तार से बताइए। ये 4 प्रश्न आपके हो गए और मैंने अपनी तरफ से भी प्रश्नों को रखा, क्योंकि सारे प्रश्न यही पेपर के नहीं आएंगे, कुछ अपनी तरफ मतलब कुछ अलग से भी आ सकते हैं, लगभग में यही से प्रश्न आएंगे आपके, लेकिन अलग से भी आएंगे, तो उसके लिए मैंने पूरी तैयारी के साथ किया, ताकि अब अगर इसको ही देख करके आप पेपर देने आते तो आपका बड़ा फायदा होगा। पॉलिटिकल साइंस बी 5th सेमेस्टर, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चाइना का मॉडल पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन पेपर बेसिकली बोल सकते हैं खंड आ, ठीक है। 50 से 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है, मैंने 100 शब्दों के आधार पर तैयार किया, ताकि आप 50 शब्द आराम से लिख पाए, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राजा और राजमुकुट यानी किंग एंड क्राउन क्या है, पहला प्रश्न यही था आपका। लिखिए, उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में राजा और राजमुकुट के मध्य स्पष्ट अंतर आपको दिखाई पड़ता है। राजा एक जीवित व्यक्ति होता है जो सिंहासन पर बैठता है, जबकि राजमुकुट शासन की शक्तियों का प्रतीक होता है। एक कानूनी संस्था होता है राजमुकुट, जो जिसके सर पर चढ़ता है वही उसी के पास सारी शक्तियां चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, राजा के पास, राजा एक व्यक्ति होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। राजा जो होता है नश्वर है, वह पद त्याग सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है राजा की, जबकि राजमुकुट जो होता है वो अमर है और निरंतर बना हुआ है। और एक राजा के बाद में दूसरा राजा आएगा, उस पर भी वही राजमुकुट चढ़ेगा, फिर इस तरीके से। तो ब्रिटेन में यही चीज है। तो क्राउन है वो, तो उस क्राउन में आप देखते हैं वो राजा के बाद बदलते रहते, लेकिन वो नहीं बदलता। राजा के पास आज कोई वास्तविक शक्ति नहीं बची है, इंग्लैंड के राजा के पास, वह केवल औपचारिक प्रधान है। शासन की सभी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट के नाम पर संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यानी आप ऐसे देखिए, राजमुकुट का तात्पर्य यहां से है कि एक जिसके सर पर ताज है, यानी कि जैसे वहां की जो संसद है ब्रिटेन की, उसके पास सारी शक्तियां हैं, तो संसद के पास सारी शक्तियां हैं, राजा के पास नहीं। जो कि राजा जो है वो एक प्रकार से बस नाम मात्र का मुखिया है वहां का। जैसे भारत में राष्ट्रपति की व्यवस्था है, राष्ट्रपति है, ऐसे ही ब्रिटेन में आपको राजा मिलेगा, लेकिन राजा भी अपने राष्ट्रपति से भी कम पोजीशन उसके पास होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वहां के देश का मुखिया राजा होता है, और जो वहां के सरकार का मुखिया है वो क्राउन उसका मुखिया होता है, और क्राउन ही सब कुछ देखता है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। तो संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा शासन जो है ये क्राउन के माध्यम से किया जाता है, राजमुकुट ही करता है। यही है आपका राजमुकुट। और आपका राजा क्या है, जो राजा यानी विक्टोरिया रानी महारानी उन्हें तमाम पहले थी, तो उन्हीं के वंशज में राजा बनते रहते हैं, और वह नाम मात्र के राजा रहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, दूसरा प्रश्न। प्रश्न, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। देखिए, ब्रिटिश संविधान का आधार विधि का शासन रहा है, जिसका मुख्य प्रतिपादक एबी डाइसी को माना जाता है। इसका मूल अर्थ यह है कि देश का प्रशासन किसी व्यक्ति की स्वेच्छा या निरंकुशता से नहीं चलेगा। ब्रिटेन का उसमें विधि का शासन चलेगा, कानून के हिसाब सब कुछ होगा, यानी कि कानून के अनुसार संचालित होगा शासन। ऐसे नहीं चल जाता कि हाँ किसी व्यक्ति ने कहा कि राजा ने कह दिया कि ये कानून है तो वो कानून हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो कानून माना जाएगा वो एक प्रकार से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा माना जाएगा, यानी कानून के हिसाब से सब चीजें होंगी, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के कहने से कुछ भी नहीं होगा। विधि का शासन आपका यही होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट लिख दीजिए इसमें। इसके अंतर्गत सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, मतलब सभी नागरिक जो होते हैं कानून की नजरों में बराबर हैं। अनुच्छेद, जैसे आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून की नजरों में सभी बराबर हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में क्या होता है बाबू, ब्रिटेन में कानून के हिसाब से ही सब कुछ होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। और ब्रिटेन में आप देखते हैं कानून जो बनता भी है वो उनका अभिसमयों पर आधारित होता है। अभिसमय माने होता है कि जैसे वहां पर जैसे समय समय पर जैसे चेंजमेंट होते रहते हैं, जो परंपराएं हैं, लोक रीतियां हैं, उनके आधार पर चीजें होती रहती हैं, और समय समय पर कानून बनता भी रहता है। चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, वहां का संविधान लिखा पढ़ा नहीं किसी पन्ने में, जैसे अपने यहाँ पर एक किताब है उसमें सब कुछ लिखा है, ब्रिटेन के संविधान में कुछ लिखा पढ़ा नहीं होता है। वहां पर जैसे जैसे काम होता रहता है, कोई निर्णय आते रहते हैं, तो उसी हिसाब से सारी चीजें होती रहती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, यानी कानून की नजरों में चाहे एक राजा व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, दोनों जो होते हैं कानून के हिसाब से बराबर होते हैं। जैसे अगर आपने राजा ने कोई अपराध किया या फिर कोई सामान्य नागरिक ने अपराध किया, तो सभी के लिए दंड का वही प्रावधान है, तो कानून की नजरों में सब बराबर हैं, ये कहता है। तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने किसी स्थापित कानून का उल्लंघन ना किया गया हो।
यानी कि जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है या कानून में लिखी गई कोई बातें हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं करता तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा, अगर उल्लंघन करता है तो उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है विधि का शासन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग लेती है और कानून बनाने का निर्णय लेती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन होता है, इस संदर्भ में बड़ी सटीक बैठती है, खास करके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मात्र एक देश में है, वो है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, लिखेंगे स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, जहां लोक निर्णय यानी कि जो है रेफरेंडम के आधार पर चीजें होती हैं। रेफरेंडम यानी निर्णय, और आरंभक यानी कि इनिशिएटिव जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय नागरिक स्वयं महत्वपूर्ण नीतियों और संवैधानिक संशोधनों पर अपना मत देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अब कोई निर्णय लेना हुआ, अपने भारत में संविधान में संशोधन करना हुआ, तो यहाँ पर जितने भी सांसद विधायक हैं ये सब बैठ करके अपना निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों को उसमें भाग नहीं लेने को मिलता है। लेकिन ब्रिटेन उसमें स्विट्जरलैंड में क्या है कि जनता भी उसमें भाग लेती है, यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो तो भाग लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ में जनता का भी उसमें एक प्रकार से प्रतिनिधित्व होता है और जनता भी कानून में किसी बड़े फैसले पर जाकर के अपना निर्णय देती है। ठीक है, कई कैंटेनों में आज भी वहां पर आपको देखने को मिलता है। यह प्रणाली केवल कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों या कैंटेनों में ही व्यवहारिक रूप से संभव हो पाती है, बड़े राज्यों में या बड़े स्थानों पर नहीं हो पाती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है तो वहां पर ये चीजें होती है। अगला प्रश्न चौथा नंबर, जेरी मैंडरिंग क्या है? जेरी मैंडरिंग की अगर बात की तो अमेरिका में एक प्रक्रिया है, बेसिकली राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया है। चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की एक प्रक्रिया होती है जेरी मॉन्डरिंग। तो जेरी मॉन्डरिंग अमेरिका की एक राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया है जिसमें सत्तारूढ़ दल जो होता है, यानी कि जो सत्ता में है, जिसकी पार्टी की सरकार है, उसी को सत्तारूढ़ दल कहते हैं। जिस पार्टी की सरकार है वो अपना लाभ जो होता है सॉरी, तो जिस पार्टी की सरकार है वो अपने लाभ के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में अनुचित बदलाव भी कर सकता है, चुनावी सीमाओं में बदलाव कर सकता है अनुचित तरीके से भी। इसी प्रक्रिया को जेरी मॉन्डरिंग कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य विपक्षी दल के समर्थकों को कुछ सीमित क्षेत्रों में जो है समेट देना होता है, ताकि विपक्षी टीम जो है अधिक क्षेत्रों तक अपने वर्चस्व को ना बैठा पाए, या उन्हें अलग क्षेत्रों में इस तरह बांट देना कि उनकी प्रभावी मतदान शक्ति कम हो जाए। यानी कि कुछ ऐसे इलाके जो कि विपक्षी दल में ज्यादा आते हैं उसको ऐसे इलाके में शामिल कर दें जिससे क्या हो कि जो जिस इलाके में उनका प्रभुत्व ज्यादा है किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का, उस नेता वाले में उसको उस चीज को मिला दे, स्थान को उस स्थान को उधर मिला दे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहां जहां पर उनको अपना वोट बैंक उनको लगता है कि भाई ये हमारा वोट बैंक है तो उसको मिलाए रखेंगे, और वोट बैंक जो सा नहीं है उसको निकाल कर किसी दूसरे में कर देंगे जहां पर उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है। जेरी मॉन्डरिंग ऐसी व्यवस्था होती है। यह शब्द जो है मैसाचुसेट्स के जो जेरी मॉन्डरिंग शब्द है वो शब्द कहां से आया? जो है चुसेट्स के गवर्नर एल्ब्रिज जेरी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इनका नाम था एल्ब्रिज जेरी से वहां पर जेरी शब्द ले लिया गया है और मॉन्डरिंग शब्द उसमें जोड़ दिया गया है, जिन्होंने 1812 में राजनीतिक लाभ के लिए एक जिले का आकार सैलामेंडर यानी छिपकली जैसा जीव बना दिया था। कैसा बना दिया था बेटा? सैलामेंडर यानी छिपकली जैसा जीव के रूप में जो है उसको नक्शा बना दिया था, ऐसा नक्शा तैयार किया था। इस तरह बदल दिया था पूरे आकार को, उसके पूरे इलाके को, एक जिले को वहां पे अमेरिका में। इसीलिए जो है वहीं से प्रक्रिया चली, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे लोकतंत्र के लिए खतरा है मेरे हिसाब से जहां तक। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ही जेरी मैंडरिंग होती है, जो सत्ता से मान लेते हैं अभी किसी की सरकार है, ट्रंप की सरकार है या किसी की सरकार है। तो इसे भारत में अगर होता मान लेते हैं तो मोदी जी की सरकार है, अब मोदी जी कर चाहें तो अलग अलग एरिया के चीजों को अलग अलग काट पीट करके ऐसे बना दे ताकि जो है वो हमेशा जीतते रहें। ठीक है, तो वही चीज फेबियनवाद क्या है ये भैया? फेबियनवाद की बात की है तो इंग्लैंड में विकसित एक समाजवादी विचारधारा है जो क्रांतिकारी हिंसा के बजाय धीरे धीरे और लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से समाजवादी सोशलॉजी या सोशलिज्म लाने में विश्वास करते हैं, समाजवाद लाने में विश्वास करती है लोकतांत्रिक तरीके से, फेबियनवाद।
इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में फेबियन सोसाइटी के रूप में हुई थी। ठीक है, फेबियनवादी मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन किससे होगा? शिक्षा के द्वारा, प्रचार के द्वारा और कानून के माध्यम से क्रमिक रूप से होगा, यानी धीरे धीरे होगा। अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होगा, आराम से होगा, धीरे धीरे होना चाहिए। यह विचारधारा ब्रिटिश लेबर पार्टी के सिद्धांतों का मुख्य आधार रही है और मध्यम वर्ग के बौद्धिक समर्थन पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है छायावाद मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट से आप क्या समझते हैं? छायावाद मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हैं? देखिए, छाया मंत्रिमंडल ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता रही है। इसका गठन मुख्य विपक्षी दल के द्वारा किया जाता है। इसमें विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता सरकार के प्रत्येक मंत्रालय पर नजर रखने के लिए एक समानांतर मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी कौन सी होती है? छाया मंत्रिमंडल। महत्व इसका यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर करना और जनता को यह दिखाना कि यदि वर्तमान सरकार गिरती है तो विपक्ष के पास शासन चलाने के लिए अनुभवी नेताओं की टीम तैयार है और वो बताएंगे कि भाई इसमें चीज में कमी है और हम इन कमियों को दूर करेंगे, हम और कुछ और चीजें बताएंगे उसमें। तो वो सब चीजें इसमें सब। यह लोकतंत्र में वैकल्पिक सरकार का एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रिया को? ये होता है छाया वाला आपका, यानी कि छाया मंत्रिमंडल। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है। इसका गठन मुख्य विपक्षी दल के द्वारा किया जाता है। इसमें विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता सरकार के प्रत्येक मंत्रालय पर नजर रखने के लिए समानांतर मंत्रिमंडल बनाते हैं, यानी कि इसे एक वित्त मंत्री है शासन में, तो वित्त मंत्री के स्थान पर एक अपने वित्त मंत्री भी एक अपना बैठा देंगे अपने में से। ठीक है, और एक जैसे रेल मंत्री के स्थान पर रेल मंत्री अपना बना दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे हर एक मंत्रालय को एक एक व्यक्ति अपनी तरफ से, यानी कि अपने विधायकों में से, सांसदों में से बना देते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में इससे क्या होता है कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं उनके मंत्री पक्षी टीम के कि नहीं कर रहे हैं, उस पर वो नजर रखते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे भारत में भी अगर ये प्रक्रिया हो जाए तो मंत्रियों पर, जो मंत्रालय जिनके पास कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो बड़े बड़े मंत्री पद पर हैं, उनकी जो कमियां हैं उनको ढूंढ करके वो व्यक्ति सामने लाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अगर एक काम मिलेगा कि भाई विपक्ष की टीम ने कहा कि हम आपको एक मंत्री दे रहे हैं, मतलब कि एक मंत्री से वित्त मंत्री को इसी के पास है। अब वित्त मंत्री जितनी क्वालिटी जिस व्यक्ति के अंदर हो विपक्षी में, उस व्यक्ति को वित्त मंत्रालय के रूप में बता दिया कि भाई आपको वित्त देखना है, क्या कमियां रह रही है उसमें, उसको बताना है जनता तक। तो क्या होता है, पूरी की पूरी सरकार की कमी को हम जनता के समक्ष रख पाते हैं, जिससे जनता को पता लगता है जो पक्ष में सरकार, इस समय जो सरकार है उसके अंदर क्या कमियां हैं, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे ऐसे काम को करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पूरा मंत्रिमंडल तैयार है, हमारी ये मंत्री इस विभाग के होंगे, ये मंत्री इस विभाग के होंगे, इस तरीके से सेट होता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल, जो विपक्षी टीम के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की एक विशेष विधायी शक्ति है, कानूनी शक्ति होती है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट माने जेब, वीटो माने ऐसा पावर जो कि केवल उन्हीं के पास होता है। जब कांग्रेस यानी संसद का सत्र समाप्त होने वाला हो और राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आ जाता हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आ जाता हो, मान लेते हैं सिग्नेचर के लिए, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के कोई भी कानून विधेयक नहीं बनता, कोई भी कानून पास नहीं होता। ठीक है, तो हस्ताक्षर के लिए आए तो राष्ट्रपति उस पर ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही उसे वापस भेजता है, बल्कि उसे अपनी जेब में रख लेता है। इसी को जीबी वीटो कहते हैं, यानी उसके पास इतनी पावर है राष्ट्रपति के पास कि उठा करके जेब में रख लेगा और जब राष्ट्रपति के पास समय होगा तब उस पर निर्णय देगा। प्रभाव इसका, मान लेते हैं यदि 10 दिनों के भीतर कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाता है तो वह विधेयक अपने आप ही रद्द हो जाएगा, डेड मान लिया जाएगा। इसका उपयोग राष्ट्रपति तब करता है जब वह किसी कानून को चुपचाप बिना किसी विवाद के रोकना चाहता हो। ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है, उसके पास सिग्नेचर के लिए चीजें आएंगी, उसको उठा करके वो जेब में रख लेगा और जेब में रखे रहेगा जब तक कि संसद का सत्र समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि 10 दिन तक अब लगभग चलता है, तो 10 दिन का सत्र समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने ये उठा करके जेब में रख लिया, कोई भी चीज हमने उठा करके जेब में रख लिया, ठीक है, और उसको हम जानते हैं हमारे पास आया, ये आया हमको हमारे लिए वो करने के लिए, हमने उठा करके इसको जेब में डाल लिया और 10 दिन के बाद में हमने इसको निकाल दिया उठा करके, तो ये जितना भी कानून लिखा इसमें सब रद्द मान लिया जाएगा। ठीक है, अपने आप ही अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सब प्रश्न मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। स्विट्जरलैंड में बहुवचन कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का क्या अर्थ है? बहुल कार्यपालिका जो है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये दो विशेषताएं स्विट्जरलैंड के संविधान की रही है और बड़ी फेमस जो है रही है। यहां से प्रश्न परीक्षा में 100% आते हैं, ये बात ध्यान रखिए।
इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे पीडीएफ प्राप्त करने तो प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप 5th सेमेस्टर में इस समय है, तो 5th सेमेस्टर का कोर्स लेने में आपका उतना फायदा नहीं होगा जितना आपका 5th और 6th दोनों का लेने में होगा। केवल 5th सेमेस्टर की फीस कितनी रुपए है? 100 रुपए है, 5वें सेमेस्टर की फीस, ठीक है। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो मिलेगा, उसका नोट्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। और 6 सेमेस्टर का नोट्स कैसे मिलेगा आपको? 6 सेमेस्टर का नोट्स आपको आपकी लाइव क्लास ये 6 महीने तक आपके उसमें जुड़े रहेंगे। तो 5th और 6 का जोड़ेंगे, केवल 6 का जोड़ेंगे तो भी 100 रुपए फीस अभी से आपकी लगेगी। जो भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चा 5th और 6 एक साथ जुड़ता है उसके लिए 200 रुपए, 100 200 होनी चाहिए, लेकिन 200 रुपए न लग करके इसके लिए केवल 150 रुपए फीस रखी गई है। 9 वर्ष का ऑफर चल रहा है, जिनको ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम आपके पास बचा हुआ है। तो 150 रुपए में 5वां सेमेस्टर का आपका नोट्स मिल जाएगा और 6 सेमेस्टर में आपको ऐड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। 5th सेमेस्टर में आपके जैसे पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर हैं या जियोग्राफी के 2 पेपर हैं, हिस्ट्री के, इन सभी की तो आपके लिए नोट्स तैयार किए जाएंगे, वो सब आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए क्या क्या मिलेगा बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जुड़ना कैसे है। जैसे आपके पास हमारे पास एसएमएस करेंगे 9984 039 पर, चूंकि वो पुराना नंबर हमारा बंद हो चुका है, ठीक है, तो उस पर एसएमएस नहीं करना है। तो जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र कितने रुपए भेजने बेटा? उसी स्कैनर पर मात्र आपको एक स्कैनर में भेजूंगा, उस पर आपको इसे एक सेमेस्टर का लेना है तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, और 5th एंड 6 दोनों का लेना है तो आपको 150 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। सभी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड रहेगा आपका, जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बहुत कम पढ़ाता हूँ, हिंदी आपको मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान और भी तमाम सारे सब्जेक्ट, को करिकुलर भी इसी में इंक्लूड रहेगा आपका, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। चले आगे देखते हैं। एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदते हो बेटा, कितने की? लगभग में 60 रुपए की पड़ती है, ठीक है। तो आपका 5 सब्जेक्ट की सीरीज लगेगी, 6×5 300 रुपए सीरीज में आप खत्म करेंगे। तो इससे अच्छा आप हमसे जुड़ जाएंगे तो ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा। कितना अच्छा लिखा हुआ है, आपके लिए तैयार किया गया है। तो स्विट्जरलैंड की जो बहुल कार्यपालिका है उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता है बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका यानी सरकार किसी एक व्यक्ति या राष्ट्रपति के हाथ में केंद्रित नहीं होती है, ना तो राष्ट्रपति के हाथ में रहती है और ना ही राष्ट्रपति, ना ही जो है प्रधानमंत्री। बहुल कार्यपालिका वहां पर है, वहां पर ना राष्ट्रपति ही पूरा मुखिया होता है और ना ही प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति के हाथ में केंद्रित नहीं होती, ना ही एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, बल्कि 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होती है। उनके पास पूरा का पूरा चीजें क्लियर, मतलब इसमें जो है सत्ता बटी हुई रहती है। 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होती है, उसी में पूरी की पूरी कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। यानी जैसे अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री जो होता है कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है, ऐसा वहां पर नहीं है। वहां पर 7 सदस्यों की क्या होती है? एक संघीय परिषद होती है, उसी के पास पूरी शक्तियां निहित होती है। इसी को बहुवचन कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। विशेषता इसकी यह है कि इन सभी 7 सदस्यों की शक्तियां और दर्जा बिल्कुल समान होते हैं, यानी कि ये 7 जो लोग होते हैं, 7 लोग ये बराबर के हकदार होते हैं। इनकी सैलरी भी उतनी ही होती है, इनके पास पावर, शक्तियां सब कुछ बराबर होती हैं, थोड़ा ऊंचा नीचा भी नहीं होता। वे बारी बारी से एक एक साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। कौन कौन? ये लोग। एक साल के लिए एक व्यक्ति बनेगा, दूसरे साल के दूसरा, इस तरीके से चलता है सिस्टम। लेकिन उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह विशेष अधिकार नहीं होता किसी के पास अलग अलग विशेष अधिकार हो, सभी को बारी बारी से काम मिलेगा और एक एक साल पर वो व्यक्ति रहेगा। यह व्यवस्था तानाशाही की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देती है और सामूहिक निर्णय लेने पर जोर देती है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकता, सभी की मंजूरी होती है, इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर किसे कहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल कल्चर की बात किए तो तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का अर्थ उन मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों से है जो एक समाज के लोगों के मन में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होते हैं, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति में क्या होता है? राजनीतिक संस्कृति का अर्थ होता है मूल्यों, विश्वास और दृष्टिकोण, यानी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वैल्यू क्या है और उनका जो विश्वास क्या है। तो इन्हीं से मतलब होता है राजनीतिक संस्कृति का, ठीक है। व्याख्या, यह लोगों के उस नजरिए को दर्शाता है, राजनीतिक जो कल्चर होता है वो तुलनात्मक कल्चर, कि वो अपनी सरकार को कितना वैध मानते हैं और वे राजनीति में कितनी भागीदारी करते हैं और वे कानूनों का पालन किस भाव से करते हैं, ये राजनीतिक संस्कृति में निहित होती है। लुसियन पाई और सिडनी बर्बा नाम के बड़े विद्वानों ने कहा, इस अवधारणा को लोकप्रिय बताया और यह बताया कि एक ही जैसा संविधान अलग अलग देशों में
अलग अलग परिणाम क्यों देता है, क्योंकि एक ही जैसा संविधान है लेकिन अलग अलग देशों के लोगों की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति अलग अलग होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर चीजें जो होती हैं यही होती संस्कृति। तो ये आपकी होती है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, उनका मूल्य, उनका विश्वास और उनका दृष्टिकोण। इसी वजह से एक ही संविधान को अगर अलग अलग देशों में हम लागू करते हैं तो अलग अलग उसके परिणाम निकल करके हमारे सामने आते हैं, क्योंकि सभी की मूल्य, प्रथाएं और सोचने का नजरिया अलग अलग है। 10वां प्रश्न, चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या है? बताएं, चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद क्या है? यह चीनी साम्यवादी व्यवस्था का संगठनात्मक आधार रहा है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, इसके दो भाग होते हैं, एक है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और दूसरा केंद्रीयवाद यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको, सेंट्रलिज्म। प्रक्रिया, इसका अर्थ है कि पार्टी के भीतर निर्णय लेते समय निचले स्तर पर चर्चा और विचार विमर्श की छूट होती है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, लेकिन एक मतलब छूट होती है, यानी कि पार्टी के भीतर निर्णय लेते समय निचले स्तर पर चर्चा और विचार विमर्श की छूट होती है, ये लोकतंत्र होता है। लेकिन एक बार जब ऊपरी समिति निर्णय ले लेती है तो उसे नीचे के सभी अंगों को और सदस्यों को बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध के कड़ाई से मानना पड़ता है। मतलब कि उनको विरोध नहीं करना, उनको मानना ही पड़ता है। अगर उच्च समितियों ने निर्णय ले लिया तो निम्न को मानना ही पड़ेगा, ये चाइना में चलता है। तो केंद्रीयवाद इसी को कहते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पार्टी और शासन में पूर्ण अनुशासन और एकता बनी रहे, ताकि जो है निचली चीजों पर कोई वो ना आए कि भाई निचली चीजों ने इसको मना कर दिया। खंडबाग की बात करें, सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 250 से 200 शब्दों में लिखने होते हैं। 150 शब्द भी कहीं कहीं मिलेगा, आराम से लिख, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और प्रकृति की विवेचना कीजिए। चलिए समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति, राजनीति विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स और उनकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक राजनीति क्या होती है बेटा? तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक शासन में क्या होता है? तुलनात्मक शासन जो होता है उसमें मात्र उसके शासनिक पक्षों पर ही डिपेंड होता है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में उसका शासन, संविधान सब कुछ आ जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब आ जाती है। तो तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विभिन्न देशों की क्या करती है, जो पॉलिटिकल उनका सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका अध्ययन करता है। उनकी जो संस्थाएं हैं जो नियम कायदे बनाने के लिए जिम्मेदार है उनका अध्ययन किया जाता है, और उनकी जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस उसका भी अध्ययन किया जाता है, और इन सभी की तुलना करी जाती है और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करी जाती है। अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ केवल विभिन्न सरकारों का वर्णन करना नहीं होता, बल्कि उन सरकारों के बीच की जो समानताएं हैं और अंतर है, समानता और असमानता, किसी दो देशों के बीच की सरकारों के बीच समानता और अंतर यानी असमानता, उन दोनों का एनालिसिस करना, दोनों का विश्लेषण करने से संबंधित होता है। राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण तभी होता है जब हम उनके बीच के अंतर और उन चीजों को मतलब कि उनकी समानता और असमानता दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एडवर्ड फ्रीमैन नाम के राजनीति शास्त्री कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं यानी कि पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है और जो सरकार यानी कि जो राजनीतिक सरकारें हैं उनके विभिन्न रूपों का तुलनात्मक विश्लेषण है, यानी कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। कहने का मतलब यह है कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो क्या होती है, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक सरकारों दोनों के विभिन्न जो रूप होते हैं, चूंकि राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं, ऐसे ही सरकारें भी अलग अलग, कहीं पर तानाशाही सरकार है, कहीं पर केंद्रीय सरकार है, कोई ज्यादा फेमस जैसे कि चाइना में, कहीं पर आपको जो है सरकार, जैसे भारत की सरकार, भारत जैसे मिश्रित सरकार है जिसमें सब कुछ है, अर्ध संघ, संघ, तमाम सारी चीजें। तो उन्हीं का तुलनात्मक विश्लेषण करना ही राजनीतिक जो है तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। इसकी प्रकृति को समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। यह केवल अटकलों पर आधारित नहीं है बल्कि तथ्यों और डेटा की वैज्ञानिक तुलना पर आधारित होती है। यानी जो भी चीजें होती है बस केवल व्यवहारिक नहीं होती है, इसमें वैज्ञानिकता और तथ्य फैक्ट की बात भी होती है। इसके अलावा संस्थाओं के साथ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक प्रकृति केवल संविधान के अध्ययन तक सीमित नहीं है बल्कि यह भी देखती है कि राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज किसी देश के कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी गठन होता है, उनका चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है,
दबाव समय प्रेशर ग्रुप उनका कहाँ कहाँ कब होता है, कैसा होता है, और आम जनता वास्तव में कैसा व्यवहार करती है, इन सभी चीजों की पूरी जानकारी या उन सभी चीजों का व्यवहार का अध्ययन हम लोग करते हैं इसके अंतर्गत। यानी इस संस्थाओं की साथ व्यवहार का भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, यानी कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक भी है और एक जो है ऐसी भी क्या नाम है नॉर्मल भी है। व्यापक क्षेत्र, इसमें केवल पश्चिमी देशों जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका का ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों की राजनीति को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में यदि हम यह तुलना करें कि भारत में संसदीय व्यवस्था कैसे काम करती है और अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था कैसे काम करती है, तो हमारे यहाँ पर चूंकि अध्यक्षात्मक शासन, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, ठीक है, और अपने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है। तो दोनों की व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, तो यह आपका तुलनात्मक राजनीति कहलाएगा। हम एक तरफ अध्यक्षीय व्यवस्था अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे, दूसरी तरफ हम संसदीय व्यवस्था को भारत के संदर्भ में देखेंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है प्रश्न है भैया आपका। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की परीक्षण कीजिए। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, शक्तियां क्या, इसके बारे में बताएं। देखिए, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है जहां राजा केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही निहित होती हैं। लॉर्ड मार्ले ने उन्हें समानों में प्रथम कहा है। ठीक है, समानों में प्रथम कहा है किसको, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन का होता है, जैसे अपने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऐसे ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में दिक्कत यहां पर आती है क्योंकि ब्रिटेन में राजशाही थी, पहले राजा हुआ करते थे। जैसे जब ब्रिटेन भारत पर कब्जा किया हुआ था तब भी वहां पर महारानी थी। महारानी जो होती हैं वो उनका शासन था, लेकिन वहां पर क्या था, महारानी बस नाम मात्र की ही शासन होती है वहां पर। यानी जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति हैं ऐसे ही ब्रिटेन में महारानी होती हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज समझना आपको जरूरी है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, और भारत का राष्ट्रपति जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुन करके भारत के जो सांसद और विधायक होते हैं राष्ट्रपति को वोट देते हैं, और पूरा राष्ट्रपति उसका वोट लेता है। 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है, और राष्ट्रपति चुनाव लड़ करके जीतता है, तब जाकर के उसको राष्ट्रपति का पद मिलता है, और 5 साल के बाद में वो हट जाता है, और फिर दोबारा राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति भारत में नहीं बनता है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र व्यवस्था है, यानी रिपब्लिक स्टेट है भारत, जबकि ब्रिटेन जो है रिपब्लिक स्टेट नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं रिपब्लिक स्टेट, इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ का जो देश का मुखिया है, देश का मुखिया मतलब कि राजा, देश का मुखिया भारत के संदर्भ में कौन होगा, राष्ट्रपति। सरकार का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। देश का मुखिया राष्ट्रपति या राजा होता है। अब जो ब्रिटेन का जो देश का मुखिया है यानी राजा या विक्टोरिया, महारानी, विक्टोरिया पहले थी, अब मैं बता रहा हूं, जैसे नाम सुने होंगे आप लोग इसलिए बता रहा हूं। जैसे महारानी है, अब महारानी का शासन अब उतना पावरफुल नहीं रहा। महारानी के पास बस केवल क्या है, बस वो महारानी का उनको दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिला हो कि महारानी महारानी है देश की मुखिया, बस। बाकी उनके पास कोई पावर नहीं। भारत के राष्ट्रपति के पास तो बहुत अधिक पावर है, लेकिन ब्रिटेन के जो है राजा के पास, क्राउन के उनके जो है राजा के पास कोई पावर नहीं है। अब होता क्या है, वहां पर राजा का लड़का राजा बनता है, उनका लड़का वो बन जाए, तो इस तरीके से वहां पर भी अनुमानसिक व्यवस्था है। लेकिन अभी भारत में क्या है, एक चुनाव व्यवस्था है, चुनाव करके ही राष्ट्रपति बनता है। तो भारत की जो व्यवस्था है वो इसीलिए भारत को रिपब्लिक कहते हैं। इंग्लैंड जो है रिपब्लिक स्टेट नहीं है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, लिखेंगे। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है जहां राजा केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास निहित होती हैं। लॉर्ड मार्ले ने उसे सम्मानों में प्रथम कहा है। ठीक है, सम्मानों में प्रथम कहा। मुख्य शक्तियां और कार्य जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की है उसको समझते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का निर्माण और नेतृत्व जो होता है प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, सेम वैसी पावर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास होती है। तो प्रधानमंत्री ही तय करता है कि कौन मंत्री बनेगा और किसे कौन सा विभाग, जैसे किसी को गृह मंत्रालय देना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको रेल मंत्रालय, किसको शिक्षा मंत्रालय, किसको क्या देना है, सब कुछ प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं। जैसे भारत में होता है कि मोदी जी ही बताते हैं कि भाई कौन गृह मंत्रालय पाएगा, कौन कौन पाएगा, ऐसे ही ब्रिटेन में भी सिस्टम है। ठीक है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता स्वयं करता है। कौन, प्रधानमंत्री जो होता है, जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें जो है प्रधानमंत्री स्वयं जो है उसकी अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद जो होती है बेटा, उसमें मंत्रिमंडल एक नाम मतलब कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में बैठते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठते हैं, जबकि मंत्री परिषद की बात की बेटा तो मंत्री परिषद में जो राज्य मंत्री हैं, इधर उधर के मंत्री हैं, वो सब भी शामिल हो जाते हैं।
तो जो मंत्रिमंडल होता है वो ज्यादा पावर जो होती है मंत्रिमंडल के पास ही होती है। जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्री, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो सब मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। संसद का नेता वह हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल का नेता भी होता है, क्योंकि जैसे भारत में बहुमत दल कौन है इस समय, एनडीए, एनडीए बहुमत दल होता है आपका, ठीक है, एनडीए ही तो है, क्या नाम होता है, इंडिया अलायंस एक है, एक है आई, एक और आपका एनडीए, एनडीए शायद ही होता है, मतलब एनडीए ही है, भाजपा का जो संगठन है उसको एनडीए कहते हैं मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे एनडीए है या कुछ है ऐसे, एनडीए ही है। तो वो जो होता है कई पार्टियों का संगठन है, लोगों को लगता है कि भाजपा अकेले जीती, लेकिन भाजपा ने ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेता है और कुछ दक्षिण की पार्टियां हैं, कुछ इधर की पार्टियां उधर की पार्टियां मिलकर के पूरा एनडीए का गठबंधन बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो इंडी अलायंस है वो भी आपका जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब शामिल हो जाते हैं उसमें। तो अच्छा बसपा निकल गई होगी शायद मेरे हिसाब से, हालांकि तो मतलब ये कहने का कि वहां पर क्या होता है, संसद का जो नेता, संसद का नेता इस समय कौन है आपका, संसद का नेता, जैसे संसद में जिसका बहुमत होता है, संसद में जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल यानी भाजपा, तो उसका नेता कौन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन होता करता है। वैसे लोकसभा का स्पीकर जरूर वहां पर बैठा रहता है, लेकिन बहुमत किसके पास होता है, बहुमत किसके पास होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो होता है बहुमत यानी सभी सांसदों का लीडर होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो संसद का नेता वह हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल का नेता होता है। देश की अधिकांश मुख्य नीतियां और कानून प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही तैयार होते हैं। बिल्कुल, ये भारत में भी ये व्यवस्था है और इंग्लैंड में भी है। अगला चीज, राजा और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम करता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह शासन और प्रशासन के निर्णयों में सम्राट यानी सामग्री, सम्राट यानी वहां के रानी चाहे राजा, इंग्लैंड की चाहे रानी चाहे वहां के राजा, सम्राट या सम्राज्ञी को अवगत करवाता कि भाई ये काम होने जा रहा है, बस केवल अवगत करवाना होता है, कोई मतलब नहीं होता है, बस केवल हाँ लिखा पढ़ी में मामला थोड़ा सा हाँ सिग्नेचर विग्नेचर कर देते हैं। अगला, नियुक्तियों का अधिकार। देश के महत्वपूर्ण पदों जैसे कि जज की नियुक्ति करनी हुई, बिशप की नियुक्ति है, राजदूतों की नियुक्ति करनी हुई, सभी पर नियुक्तियां राजा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, यानी कि राजा एक बार पूछेगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राजा एक बार जो जरूर, एक राष्ट्रपति जरूर निर्णय लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है उसको से भारत की जो न्यायपालिका उसका जो निर्णय होता है, उसका जो चीफ जस्टिस बनता है वो अपने योग्यता से बनता है, लेकिन उसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। लेकिन जो भी नियुक्तियां करना होता है राष्ट्रपति को, वो एक बार प्रधानमंत्री से जरूर परामर्श ले लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति सब कुछ नहीं होता है, प्रधानमंत्री सब कुछ होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों में या बड़ी आर्थिक नीतियों जैसे कि टैक्स में बदलाव के लिए समय अंतिम और सबसे प्रभावशाली निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है, यानी कि हमेशा जो है प्रधानमंत्री ही पावरफुल होता है। अमेरिकी सीनेट की रचना और शक्तियों का विवेचना कीजिए। देखिए, अमेरिकी सीनेट की अगर बात करें बेटा, अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है अमेरिका को। रचना, सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से प्रत्येक से कम 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं सीनेट में, जिससे द्वितीय सदन मतलब जैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा है ऐसे वहां पर सीनेट है, और जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा है ऐसे अमेरिका में कांग्रेस है, ठीक है। तो अपने यहाँ की लोकसभा को अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं और अपने यहाँ की राज्यसभा को वहां पर सीनेट कहा जाता है अमेरिका में, ये बात ध्यान दें। तो अपने यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जैसे कि उनको कोई जानता वानता नहीं है, ठीक है, उनके पास बहुत कम शक्तियां होती हैं। अपने यहाँ की जो वो उनके पास कितनी शक्ति है, जैसे लोकसभा के पास बहुत शक्ति होती है, लोकसभा ही सब कुछ करता है। राज्यसभा के पास बस नाम मात्र की शक्ति, ज्यादा शक्ति नहीं होती राज्यसभा के पास। दुनिया में सबसे अधिक अगर राज्यसभा कहीं पर पावरफुल है, अमेरिका की सीनेट ही पावरफुल है, क्योंकि वो राज्यसभा दुनिया की सबसे फेमस जो है द्वितीय सदन होता है। क्योंकि वहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं शामिल होते हैं, इसीलिए उसको द्वितीय सदन कहते हैं, ठीक है। तो सीनेट जो है सबसे पावरफुल है वहां की। रचना क्या होती है, यहाँ पर 50 राज्यों से, अमेरिका के 50 राज्यों में से 2-2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी कि 100 लोग जो है सांसद वहां पर, जिससे कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत में भी लोकसभा के सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और लोकसभा के 5 साल का होता है। 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यही भारत में भी फंडा है, यानी कि 2/3 जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, मतलब कि उनका छटनी होती है, और प्रत्येक 2 साल पर उनका जिनकी एज जो है पूरी हो चुकी है, जिनका 6 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको हटाया जाता है प्रत्येक 2 साल पर। कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति के द्वारा की गई उच्च
राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियों जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, राजदूत पर सीनेट की पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन अनिवार्य होती है, यानी सीनेट भी उसमें कुछ भूमिका निभाता है। साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा की गई विदेशी संधियों को 2/3 बहुमत से पास कराना भी सीनेट का ही काम होता है। यानी सीनेट जो होती है यहाँ पर पावरफुल है, यानी बिना सीनेट के आप कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निर्णय करना है, नियुक्ति करनी, तो आपको लोकसभा वहां की और राज्यसभा दोनों से पारित करना है, यानी कांग्रेस और सीनेट दोनों से आपको पास करवाना पड़ेगा। विधायी शक्तियां जो होती हैं, इसके बारे में अगर समझें, अमेरिका की सीनेट की, तो बिना सीनेट की सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। वित्त विधेयकों को छोड़ करके अन्य सभी विधेयक सीनेट में भी पेश किए जा सकते हैं, यानी कि पहले चाहे सीनेट में पेश करो चाहे लोकसभा, यानी जैसे अपने यहाँ पर है लोकसभा राज्यसभा, पहले हम किसी भी विधेयक को ले जाते हैं और दोनों से पास करना पड़ता है, 2/3 बहुमत से हमको पास करवाना होता है। ऐसे ही अमेरिका में भी है कि आपको सीनेट और कांग्रेस दोनों से आपको 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है, अधिकतर जो संशोधन हो या कोई निर्णय लेना हो। ठीक है, न्यायिक शक्तियां की बात की तो ये भी इसके पास है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य अधिकारियों पर चलने वाले जो महाभियोग होते हैं उनकी सुनवाई सीनेट में ही होती है, यानी कि सीनेट में उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि सीनेट जो होता है वो पावरफुल संस्था होती है, वहां की पावरफुल सदन है। ठीक है, यानी महाभियोग क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पूरा बताया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाना है। तो अगर राष्ट्रपति को या किसी बड़े पदाधिकारी को अगर उसके पद से हटाना है तो ऐसे में सीनेट और कांग्रेस दोनों से आपको 2/3 बहुमत या फिर और भी निर्णय लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको वहां पर हटा पाएंगे। यानी बड़े निर्णयों में सीनेट उसमें भूमिका निभाता है। उदाहरण, यदि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के साथ संधि करना चाहते हैं तो वे तब तक सफल नहीं होंगे, वे तब तक सफल नहीं माने जाएंगे जब तक सीनेट उसे मंजूरी ना दे दे। यानी सीनेट जो होता है बहुत ही पावरफुल है अमेरिका में, बिना सीनेट के अधिकतर निर्णय नहीं लिए जा सकते। वैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा भी पावरफुल है, लेकिन राज्यसभा उतनी पावरफुल नहीं है जितनी वहां की सीनेट है अमेरिका की। इसीलिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो है पावरफुल जो संस्था है मतलब की द्वितीय सदन में, वो अमेरिका की ही द्वितीय सदन है, यानी सीनेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका ने संघीय परिषद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुल कार्यपालिका जो है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, जिसे संघीय परिषद या फेडरल काउंसिल कहते हैं, दुनिया की सबसे अनोखी शासन प्रणाली है और किसी देश में आज तक ये नहीं देखने को मिली जितना केवल भारत, मतलब केवल वहीं पर है। बहुवचन कार्यपालिका यानी प्लूरल जो है एग्जीक्यूटिव। यहाँ सत्ता एक व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति में नहीं बल्कि 7 सदस्यों की एक समिति में होती है। इन 7 की शक्तियां बिल्कुल बराबर होती हैं। मैंने आपको बताया था अराजनीतिक और तटस्थ, विशेषता इसकी है। परिषद के सदस्य अलग अलग राजनीतिक दलों से हो सकते हैं, लेकिन वे दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके एक टीम की तरह काम करते हैं, यानी कि वो अलग अलग पार्टी के भी 7 लोग हो सकते हैं जो कि उसमें शामिल किए जाते हैं। स्थिरता होती है इसमें। संघीय परिषद के सदस्यों को वहां की सदस्य संसद यानी संघीय सभा जिसको कहते हैं वहां की, उनके 4 वर्ष के कार्यकाल से पहले अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा नहीं सकती है। यानी जो एक बार बन गया उसको 4 साल से पहले आप हटा नहीं सकते। इसके अलावा नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है वहां पर भी। इन 7 सदस्यों में से ही बारी बारी से 1 साल के लिए एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाता है। उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, वह केवल बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। 1 साल में, मतलब हर 1 साल में एक व्यक्ति अध्यक्षता करेगा राष्ट्रपति बन करके। बाकी जो है बाकी 7 मिलकर के ही निर्णय लेंगे, लेकिन बस नाम मात्र के लिए उसको बैठा देते कि भाई 1 साल तक आप गद्दी पर बैठेंगे, 1 साल तक आप, ताकि सभी को लगता रहे कि हाँ ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे किसी कंपनी में एक सीईओ ना होकर के 7 डायरेक्टर्स की कमेटी होती है किसी कंपनी के मालिकों में, और 7 को बराबर अधिकार हो। और स्विट्जरलैंड की सरकार वैसे ही काम करती है जैसे कंपनी में 7 जो है मुनाफेदार होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई कोचिंग संस्थान है, उसको 2 लोगों ने या 4 लोगों ने मिलकर के खोला है, अब चारों को बराबर बराबर चीजें मिलती है। तो ऐसे ही स्विट्जरलैंड में क्या है, शासन व्यवस्था चलती है। इसी को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, शक्तियों और स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। इसकी व्याख्या 3 मुख्य बिंदुओं से की जा सकती है। पहली बात तो निर्वाचन प्रक्रिया उसकी क्या है, इलेक्शन प्रोसेस। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। निर्वाचक मंडल जो होता है, इलेक्टोरल कॉलेज,
उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होता है चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति का। जनता पहले अपने राज्यों में निर्वाचकों को चुन लेती है, यानी जनता जो होती है निर्वाचकों को चुन लेती है, जैसे कि सांसद विधायक को चुन लेती है। इन निर्वाचकों की कुल संख्या 538, यानी 538 लोग जो होते हैं जनता के बीच से चुन करके आते हैं। जैसे कि अब भारत के ही राष्ट्रपति का चुनाव ले लीजिए आप, जैसे कि यहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, लेकिन वहां पर जैसे सांसद विधायक जो होते हैं इसीलिए के लिए राष्ट्रपति को बनाने के लिए चुने जाते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 यानी बहुमत निर्वाचक मिल जाते हैं वह राष्ट्रपति बन जाता है, यानी कि 538 में से 270 लोगों ने जिसको कह दिया कि प्रधानमंत्री मतलब कि राष्ट्रपति बनेगा वही बनेगा। इसका चुनाव हर 4 साल में एक बार होता है, नवंबर के महीने में। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर के महीने में होता है। 4 साल का ही पद होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, बहुत कम पद होता है। शक्तियां, तो इसकी नियुक्ति ऐसे होती है। शक्तियां इसके पास क्या क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास? कार्यपालिका का मुखिया होता है, वह देश का मुख्य प्रशासक और सेना का कमांडर इन चीफ, और वह सभी संघीय कानूनों का लागू करने वाला होता है। और राजदूतों, जजों और मंत्रियों की नियुक्ति भी अमेरिका का राष्ट्रपति ही करता है। भारत के राष्ट्रपति बहुत ही कम पावरफुल है उनके पास, मतलब बहुत कम पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति जैसे भारत का प्रधानमंत्री जैसे होता है, ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। उतनी पावर उसके पास होती है। जैसे जो भारत का राष्ट्रपति जो काम कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, वही काम अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। विधायी शक्तियों की बात की जाए तो वह कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, कांग्रेस यानी लोकसभा को। उसके पास वीटो की शक्ति भी होती है राष्ट्रपति के पास, जिससे वह किसी भी विधेयक को रद्द कर सकता है 10 दिन के अंदर ही। विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ संधि करना और विदेशी सरकारों को मान्यता देना उसका प्रमुख कार्य होता है। किसका? अमेरिका के राष्ट्रपति का। दुनिया का सबसे पावरफुल जो है व्यक्ति अगर किसी को देखा जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति ही है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। यहां तक कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, सब आप जितनी कंपनियां बड़ी बड़ी देखते हैं वो सब कंपनियां अमेरिका की ही हैं। अमेरिका अगर चाह ले तो पूरी दुनिया जो है उसके कदमों में हो जाएगी। अमेरिका इतनी पावरफुल कंट्री है, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत कुछ चीजें हैं। जितनी भी चीजें सब अमेरिका के पास ही तो है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा, जब अमेरिका देश इतना पावरफुल है तो वहां का जो प्रधानमंत्री होगा, सॉरी राष्ट्रपति होगा, उसके पास कितनी पावर होगी। तो सभी राष्ट्रपति से, दुनिया के सभी देशों के राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर किसके पास है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति यही होता है। न्यायिक, वह संघीय अपराधियों को क्षमादान भी दे सकता है, यानी कि अगर किसी ने अपराध किया है तो राष्ट्रपति के पास ही क्षमादान शक्ति अधिकार है उसको देने का, ठीक है। अब स्थिति इसकी क्या है, पोजीशन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है अमेरिका में। अपने यहाँ पर क्या है कि राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। लेकिन अमेरिका में क्या है, राज्य का मुखिया भी वही राष्ट्रपति है और देश का मुखिया भी वही राष्ट्रपति, यानी कि एक ही व्यक्ति है। वह अपनी कैबिनेट का स्वामी होता है। कैबिनेट का सबसे बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री वही होता है। मंत्री केवल उसके सचिव की तरह काम करते हैं। हालांकि सीनेट नियुक्तियों और संधियों पर और सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक जांच द्वारा उस पर नियंत्रण कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति पर चाहे तो महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उसको उस पर कंट्रोल कर सकता है। तो सीनेट जो अगर चाहे किसी की नियुक्ति करनी, किसी की संधि में कोई चीज करना है, या सर्वोच्च न्यायालय, तो सीनेट और यानी कि जो सीनेट यानी वहां का जैसे लोकसभा और जो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों अगर चाहें तो जो राष्ट्रपति उस पर कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है। निष्कर्षतया कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति न केवल अमेरिका का बल्कि वैश्विक राजनीति का एक निर्णायक केंद्र होता है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनता है तो पूरी दुनिया की राजनीति जो है कहीं ना कहीं उससे बदलती, प्रभावित होती है, ठीक है। खंड सा सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। 5 शब्दों में आपको लिखना है उत्तर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न भैया, नव उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? इसको जन्म देने वाले कारकों और साधनों की व्याख्या कीजिए। नव उपनिवेशवाद क्या है भैया, समझने का प्रयास करें। देखिए, नव उपनिवेशवाद न्यू कोलोनियलिज्म आधुनिक युग की एक जटिल राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है, जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर लेकिन स्वतंत्र देश पर सीधे सैनिक नियंत्रण के बजाय आर्थिक और राजनीतिक दबाव यानी पॉलिटिकल प्रेशर के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाए रखता है, तो उसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। पहले उपनिवेशवाद क्या था? उपनिवेशवाद का मतलब होता है जैसे कि पहले ब्रिटेन क्या था, अलग अलग देशों में अपनी कंपनियों को भेज करके उनकी कंपनियों पर क्या करता था, मतलब वहां कंपनी भेज देता था। पहले कंपनी को दिन शासन करती थी, व्यापार करती थी, फिर राजनीति में धीरे धीरे कंपनी भाग लेती थी।
और फिर वो उस देश पर कब्जा कर लेते थे, जैसे अपने भारत पर हुआ, जैसे कि जो है और भी अलग अलग देशों पर हुआ। ठीक है, तो ऐसे लोग, ब्रिटेन के लोग केवल एक ही देश में नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में ऐसा किया करते थे, और ये चीजें लगातार होती रही। अब तो इसी को उपनिवेशवाद कहा गया। लेकिन अब इसका फंडा बदल गया। अब क्या है, जो बड़े देश हैं जिनके पास पैसा रुपया खूब ज्यादा पावरफुल है, वो देश क्या करते हैं, बेटा, वो जैसे मान लेते हैं अभी पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान पर दबाव कौन बनाता है आर्थिक रूप से? अमेरिका भी बना चुका है, और अपना जो है ये क्या नाम है, चाइना भी बना चुका है। चाइना और अमेरिका दोनों जो है इसके पक्ष में रहते हैं और इसको आर्थिक तमाम मदद करते हैं। अब कहीं ना कहीं पे अमेरिका के खिलाफ कभी भी ये नहीं जा सकता है पाकिस्तान, या चाइना के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसके अंडर में दब चुका है। तो वो नौ उपनिवेशवाद यही नीति है कि भाई अलग देशों को मदद करो और उसको कंट्रोल में कर लो, और उसको जो मतलब उस पर शासन चलाओ अप्रत्यक्ष रूप से, वही नौ उपनिवेशवाद है। ठीक है, अब वहां पर सैनिक के द्वारा कब्जा नहीं किया जाता, बस केवल पैसे रुपए दे करके या राजनीतिक दबाव बना करके कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुमसे व्यापार नहीं करेंगे, तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, या तुमको हम सामान बेचेंगे नहीं। ये सब चीजें हैं। जैसे बड़े बड़े देश इस समय, जैसे रसिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, या ऐसे बड़े बड़े देश जो होते हैं, ऐसी चीजें हो सकता है उनके पास हो, चूंकि वो लोग हर एक देश को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से हो। तो इसी को नव उपनिवेशवाद कहते हैं। जन्म देने वाले मुख्य कारक इसके, ये कैसे आगे बढ़ा, देखिए, आर्थिक निर्भरता। विकासशील देश अपनी विकास परियोजनाओं के लिए विकसित देशों से भारी ऋण लेते हैं, या कर्ज उन्हें अमीर देशों की शर्तों पर काम करने को मजबूर कर देते हैं। जैसे कि जो पाकिस्तान है, भिखारी ऐसा देश बोलते हैं लोग, मतलब भिखारी इसलिए कहते हैं पाकिस्तान को, ओपन प्लेटफॉर्म है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर इसलिए उसको उन लोगों को बोला जाता है कि चूंकि पाकिस्तान के जो मुखिया होते हैं वो हमेशा से कभी चाइना से कर्जा लेते हैं, कभी अमेरिका से मांगते हैं, कभी विश्व बैंक से जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो वो एकदम से मजबूर है, उनका बहुत ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है। तो ऐसे में क्या है, वो कर्जे में डूब जाते हैं। अब जिनसे कर्जा लियो, अमेरिका से लिए हो, तो अमेरिका जो कहेगा वो करोगे, चाइना जो कहेगा वो करोगे, तो वही चीज है। पहली बात तो आर्थिक निर्भरता की वजह से भी हो जाता है। दूसरी बात तकनीकी का अभाव। ऐसे पिछड़े देशों के पास आधुनिक तकनीक नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें फिर से विकसित देशों पर निर्भर होना पड़ता, सहारा लेना पड़ता है। और जब हम विकसित देशों से सहारा मांगते हैं, तो विकसित देश अगर हमको सहारा देते हैं तो हमसे कुछ चाहते भी हैं। भारतीय मतलब वैश्विक राजनीति में कोई किसी का ना दुश्मन होता है, ना किसी कभी कोई व्यक्ति किसी का दोस्त होता है। वो बस मौका होता, मौका टोरियन जिसको कहते हैं, मौका टोरियन। ठीक है, ये बात आप ध्यान, यानी कि वो मौका पड़ने पर आपका दोस्त भी है और मौका पड़ने पर आपका दुश्मन भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी कोई व्यक्ति कोई किसी का ना दुश्मन होता, ना उसी किसी का कोई दोस्त होता है, ये होता। तो तीसरा आपका बाजार नियंत्रण। विकसित देश जो होते हैं अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे अलग मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, अलग अलग देशों में भेज देते हैं। तो अलग अलग देशों में उनकी कंपनी है, अब उन कंपनियों के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, उसके माध्यम से गरीब देशों के संसाधनों और बाजार पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। और जब भी वो गरीब देश जो थोड़ा सा कुछ बात करता है, कुछ बोलता है, तो उसको दबा देते हैं। जैसे कि अभी अमेरिका ने भारत को दबाया, ठीक है, किस मुद्दे पर, जैसे टैरिफ बढ़ा दिया। सोचा था, अमेरिका ने सोचा कि भारत दब जाएगा, लेकिन भारत उससे दबा नहीं। ठीक है, हमें भारत ने भी कहा कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी थोड़ा सा चीजें, हम भी अपना टैरिफ, हम भी अपनी कंपनियों की, हमारा जो व्यापार है आप हमारी कंपनियों, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मतलब देश ऐसा है जो जनसंख्या के मामले में आगे है। तो दुनिया के बड़े बड़े कंपनी वाले देश जो होते हैं वो कहीं ना कहीं भारत में आना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत में उनका व्यापार काफी अच्छा होता है। इसीलिए अमेरिका भी उतना भारत से नहीं टकराता है, ना भारत को कुछ बोलता है। ठीक है, अमेरिका की दोस्ती भारत से बड़ी जबरदस्त रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या 6-7 महीनों के बीच में आप देखिए थोड़ा सा मनमुटाव थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, वो भी कुछ मामलों को लेकर के होता रहा है। प्रयुक्त साधन, देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये कंपनियां विकासशील देशों के कच्चे माल का दोहन करती हैं और मुनाफा वापस अपने देश को ले जाती हैं। यानी कि वहां पर कंपनी आती है, जैसे कोई कंपनी आई किसी देश में जाकर के लगा दिया गया, और वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको निकाल लिया और उसका फायदा अपने देश को दे रही है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं पे उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद के अंतर्गत आती है। विदेशी सहायता और ऋण, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से अमीर देश गरीब देशों की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि विश्व बैंक को जितना पैसा कहां से, अमीर देश ही विश्व बैंक को पैसा देते हैं, विश्व बैंक उन्हीं देशों की मानता भी है, बड़े देशों की। सांस्कृतिक प्रभाव, पश्चिमी देशों की जीवन शैली और भाषा का प्रचार करके विकासशील देशों की मानसिकता को अपने अनुकूल बनाना भी इसका एक साधन रहा है नव उपनिवेशवाद का।
आज आप देखते हैं सभी लोग इंग्लिश जो है भाषा सब बोलते हैं, दुनिया के सभी देश इंग्लिश बोलते हैं, बड़े बड़े देश। और इंग्लिश को बताता है भाई हम इंग्लिश नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप इंग्लिश बोलो ना बोलो सब कुछ आज तो सब मैनेज हो जाएगा। उदाहरण, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को करोड़ों का कर्ज देता है और बदले में उसके बंदरगाह या तेल के कुओं पर 99 साल की लीज ले लेता है, तो यह नवोपनिवेशवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण हो सकता है। यानी कि मान लेते हैं कोई बड़ा देश है किसी छोटे देश को करोड़ों का कर्ज दे देता है, जैसे मान लेते हैं सऊदी अरब या किसी भी ऐसे ईरान को मान लेते हैं कोई ने कर्जा दे दिया है अमेरिका ने या फिर इंग्लैंड ने। अब इंग्लैंड क्या करेगा, वहां पर उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर लेगा, तेल जो कुआं है उनका, यानी कि वहां पर जहां पर तेल है, मिट्टी का तेल या पेट्रोल डीजल ये सब उनको निकालेगा, ठीक है। और वहां पर जो 99 साल के लिए उनका पूरा का पूरा बंदरगाह जो है ले लिया लीज पर कि भाई आप जो है इसको मुझे दे दो, आपका कर्जा जो होगा उसी में पट जाएगा। अब देश भाई चूंकि पास पैसा है नहीं उसको, तो उसने देश कर्जा, देश ने क्या कर दिया, आपको दे दिया पूरा बंदरगाह। अब वो देश जो है कहीं ना कहीं पे वो पूरा अपना निकालेगा, वसूली करेगा, तो पूरा वो आपका क्या हो गया, वही नवोपनिवेशवाद हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका हो ही गया, आपका कार्य शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति का, है ना। खुद अमेरिका का राष्ट्रपति पद और विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली, तो इसको मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताएं, तो समझते हैं। क्योंकि चीन का वर्तमान संविधान 1982 में अपनाया गया था, जो वहां की विशिष्ट साम्यवादी व्यवस्था को दर्शाता है। विशेषताएं लिखेंगे चीन की सभ्यता, चीन के संविधान की। साम्यवादी दल सीसीपी की सर्वोच्चता है। चीनी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व को क्या करती है, अनिवार्य मानता है। सरकार की सभी संस्थाएं पार्टी के आदेश पर ही चलती है, पार्टी के अलावा कुछ भी यहां पर नहीं होता ज्यादा। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, इसका अर्थ यह है कि निर्णय लेने से पहले चर्चा, यानी लोकतंत्र तो होती है लेकिन एक बार फैसला होने के बाद उसे ऊपर से नीचे तक कड़ाई से मानना ही पड़ता है, इसी को केंद्रीयवाद कहते हैं। उसको आप जो है ठुकरा नहीं सकते। अगर एक बार निर्णय किसी चीज का हो गया, कितना भी चर्चा पर चर्चा करो कोई मतलब नहीं, निर्णय हो गया तो वही निर्णय मान्य होगा, ठीक है। एकात्मक शासन प्रणाली, चीन में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। राज्यों या प्रांतों को केवल उतनी ही स्वायत्तता मिलती है, उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं जितनी केंद्र उन्हें देता है। यानी केंद्र ही सर्वोपरि, केंद्र ही पावरफुल है अमेरिका, सॉरी चाइना में, ठीक है। और एक ही पार्टी, चीन में क्या है, एक ही पार्टी की सरकार होती है, मतलब एक ही पार्टी होती है, उसी का सरकार बनता है, कोई दूसरा पार्टी नहीं। चीन एक दलीय व्यवस्था का पार्टी है, अमेरिका दो दलीय व्यवस्था है, और भारत जो है अपना बहुदलीय व्यवस्था है। एक सदनात्मक विधायिका, चीन में केवल एक ही सदन है जिसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, एनपीसी का, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो होता है एक ही सदन है। जैसे कि अमेरिका में दो सदन है, सीनेट और आपका कांग्रेस, भारत में दो सदन है आपका लोकसभा राज्यसभा, ऐसे चाइना में दो सदन नहीं है, चाइना में केवल एक ही सदन होता है जिसको नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, संविधान स्पष्ट करता है कि चीन एक समाजवादी राज्य है और उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो उत्पादन के साधन होंगे वो सरकारी ही होंगे, उस पर प्राइवेट कंपनियों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर सब कुछ सरकारी आपको देखने को मिलेगा। जबकि अमेरिका आप देखते हैं कैसा है, अमेरिका पूंजीपति देश है, पूंजीवादी देश है। रसिया आपका समाजवादी देश है। भारत आपका कैसा देश है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। उदाहरण के रूप में देखिए, चीन में भारत की तरह कई राजनीतिक दल नहीं होते हैं, चुनाव नहीं लड़ते कि यहाँ पर कोई भाजपा कांग्रेस, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, एक ही पार्टी वही चुनाव लड़ती है। वह संविधान ही तय करता है कि केवल साम्यवादी दल ही शासन का आधार हो रहेगा, बाकी कोई पार्टी नहीं बनेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर। स्विट्जरलैंड में चांसलर की क्या भूमिका है, विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में चांसलर यानी कि फेडरल चांसलर जो होता है उसका पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। वह जर्मनी के चांसलर की तरह सरकार का प्रमुख नहीं होता है, वो थोड़ा अलग होता है। चांसलर की क्या भूमिका होती है स्विट्जरलैंड में, देखिए, संघीय परिषद का सचिव। चांसलर जो होता है संघीय परिषद यानी स्विट्जरलैंड की जो कैबिनेट है उसके सचिव के रूप में कार्य करता है। वह परिषद की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है और बैठकों की रिपोर्ट करता है, ठीक है, उसी को चांसलर कहते हैं। प्रशासकीय समन्वय, वह विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल बिठाने का मुख्य केंद्र होता है। उसे अक्सर 8वां संघीय परामर्शदाता भी कहा जाता है, 8 फेडरल काउंसलर कहा जाता है, चूंकि वहां चांसलर कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है 7 लोग तो पहले से परिषद में है, एक 8वां भी आता है, क्योंकि वह परिषद की बैठकों में भाग लेता है, यद्यपि उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन भाग लेता है, ठीक है। सूचना का स्रोत, वह सरकार की नीतियों और निर्णयों को जनता और मीडिया तक पहुंचाने का
मुख्य माध्यम भी होता है चांसलर, ठीक है। क्योंकि 7 सदस्यों की परिषद वैसे होती है बहुल कार्यपालिका की, एक व्यक्ति ये भी हो जाता है, संसद और कार्यपालिका के बीच की कड़ी का काम करता है। वो संघीय सभा यानी संसद और संघीय परिषद यानी सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। कौन? जो चांसलर होता है वो। उदाहरण के रूप में जैसे एक बड़े स्कूल में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल तो फैसला लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार जो होता है सारा रिकॉर्ड और सिस्टम संभालता है। स्विस चांसलर भी सरकार का वही मैनेजर या रजिस्ट्रार होता है जो कि क्या करता है, जो कि बस मामले को देखता है, उसको सभी तक पहुंचाता है, मैनेज करता है, सभी कंपनियों के बीच में सभी चीजों के बीच में मतलब कि उसका निपटारा करता है, किसी विवाद का, किसी भी चीज का, तो वो होता है चांसलर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 5वां नंबर, दीर्घोत्तरीय का। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत यानी पुराना और आधुनिक यानी कि नया जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी विवेचना करना है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विकास को 2 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला आपका ट्रेडिशनल और दूसरा है आपका मॉडर्न यानी कि परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का? देखिए, यह दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक प्रचलित था, 1945 से पहले तक। मुख्य विशेषताएं इसकी निम्नलिखित हैं। पहली बात तो ये कि संस्थागत और कानूनी अध्ययन। यह दृष्टिकोण केवल सरकार की औपचारिक संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अध्ययन पर जोर देता है। जो परंपरागत इसका दृष्टिकोण है, इसका तुलनात्मक राजनीति का, वो केवल जो है आपका तीनों जो न्यायपालिका यानी और कार्यपालिका और विधायिका यानी विधायिका कानून को बनाने वाली, कार्यपालिका कानून को लागू करवाने वाली और न्यायपालिका कानून से जुड़े विवादों का निपटारा करने वाली, इन्हीं तीनों का अध्ययन करता था। इसमें केवल वही पढ़ाया जाता था जो संविधान में लिखा गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जाता था। इसमें जो तुलनात्मक राजनीति है परंपरागत रूप से जो थी, संकुचित क्षेत्र था इसका। यह मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की शासन व्यवस्थाओं तक ही सीमित था। इन्हीं देशों के संविधान या उनकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ता था। एशिया और अफ्रीका के देशों को इसमें महत्व नहीं मिलता था संविधान को पढ़ने का। जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण था या परंपरागत जो तुलनात्मक राजनीति थी, उसमें आपको बस केवल पश्चिमी देशों के संविधान ही या उनकी व्यवस्था ही पढ़ने को मिलती थी। वर्ण तो अब तो सभी देशों के संविधान पढ़ सकते हैं आप। वर्णात्मक प्रकृति, इसमें केवल विभिन्न देशों के शासन का वर्णन किया जाता है और उनका गहराई से विश्लेषण या तुलना नहीं की जाती है, ठीक है। बस केवल क्या होता है, उनका बस वर्णन करते हैं कि भाई इस देश का संविधान ऐसे है, यहाँ का व्यवस्था ऐसे है, बस इतना। उनका विश्लेषण करना, उनका डीपली अध्ययन करना नहीं होता सामने। अच्छा, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है भैया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति आई, बिहेवियरलिज्म की क्रांति आई, जिससे आधुनिक पॉइंट ऑफ व्यू का जन्म हुआ। इसकी विशेषता यह है, पहली बात तो ये कि राजनीतिक व्यवहार पर जोर दिया गया इसमें, यानी पॉलिटिकल बिहेवियर इसमें ज्यादा फोकस में आया। अब विद्वानों ने केवल संस्थाओं को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों, दबाव समूहों यानी प्रेशर ग्रुप, मतदान व्यवहार यानी लोग वोट किस व्यवहार पर देते हैं, जन आंदोलन, इन सभी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। पहले केवल किताबी ज्ञान ही था जो संकुचित था, अब एक व्यापक धरातल पर आ गया जो व्यवहारिक नॉलेज में आ गया। क्योंकि अब राजनीतिक विज्ञान ना राज्य का और ना ही संस्थाओं का अध्ययन मात्र बनकर के रह गया, बल्कि अब वो व्यवहार का अध्ययन भी करने लगा। व्यापक क्षेत्र था इसका, यानी संकुचित क्षेत्र नहीं, इसका व्यापक क्षेत्र पर अध्ययन। इसमें दुनिया के सभी देशों, जैसे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे एशिया के हो, चाहे अफ्रीका, किसी भी देश के संविधान का अध्ययन इसमें शामिल कर दिया गया। इसके अलावा विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक यानी एनालिटिकल है और साइंटिफिक डाटा मिलता था। इसमें तुलना के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग होने लगा था, ताकि सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सके और उसका सत्यता की जांच भी की जा सके। इसके अलावा अंतर अनुशासनात्मक था। यह राजनीति को समझने के लिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की सहायता भी लेता है। कौन? जो ये है आपका, यानी कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की सहायता से भी इसमें, यानी कि वहां किसी देश की इकोनॉमी कैसी है, किसी देश का समाज कैसा है, इन सभी चीजों का भी अध्ययन इसमें शामिल किया गया। यानी एक व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक धरातल पर आधुनिक दृष्टिकोण काम करता है, जो राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जहां परंपरागत दृष्टिकोण केवल मशीनरी यानी संविधान को देखता है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण जो होता है उस मशीनरी को चलाने वाले इंसानों और उसकी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बता दिया। और अब अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करें 9984 039 139 पर आप एसएमएस करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 5th सेमेस्टर की पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, 5th और 6th दोनों की ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम
अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर के नाम लेकर के भेज दीजिएगा। 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर की फीस जो रखी गई बेटा केवल 150 रुपए रखी गई है। अभी आपके लिए ऑफर में है तो 150 रुपए फीस है। आप देखेंगे जो फीस अगर जो बच्चा 5th सेमेस्टर का जोड़ना चाहता है, केवल 5th सेमेस्टर का कोर्स लेना चाहता है, अगर आप केवल 5वां सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी फीस कितने रुपए है? 100 रुपए फीस। 100 रुपए में आपको 5th सेमेस्टर का आपको आपके जो 2 सब्जेक्ट है उनका दोनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बड़ा पेपर आपको मिलेगा, दोनों सब्जेक्ट यानी कि 4 पेपर का ये, और आपका को करिकुलर एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स यानी कि 100 रुपए में ही आपको मिलेगा। ठीक है, आपका पेपर तक यानी 5th सेमेस्टर तक ही आपका ये 100 रुपए में वैलिड होगा। लेकिन अगर आप 150 रुपए खर्च करते हैं तो 5th सेमेस्टर का तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में आपको 6th सेमेस्टर तक की पूरी क्लास और 6 महीने तक मैंने पूरा बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 150 रुपए फीस जमा करते तो पूरा बी आपका कंप्लीट हो जाएगा, 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगा, और केवल 100 रुपए में केवल 5th सेमेस्टर। बाकी 6th सेमेस्टर का फिर से आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। और केवल अगर 6th सेमेस्टर का आप जोड़ना चाहते हैं, 5th का नहीं लेना चाहते तो 100 रुपए फीस जमा करके आप केवल 6th वाला भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फीस आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं। कैसे फीस जमा कैसे करनी है? जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए एक सेमेस्टर के लिए केवल, और दोनों सेमेस्टर एक साल लेने के लिए आपकी फीस है नववर्ष के उपलक्ष्य में कम कर दी गई 150 रुपए में आपको 5th एंड 6th दोनों का मिल जाएगा, मात्र और मात्र 150 रुपए में। ठीक है, एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदो कितने की पड़ेगी? 60 रुपए की। तो आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज लोगो कितने की पड़ेगी आपकी? कम से कम आपकी 600 रुपए की। 5 सब्जेक्ट मतलब कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, 4 पेपर ये और एक को करिकुलर, आपके 56 300 रुपए खर्च होंगे एक सेमेस्टर के, और 600 रुपए 2 सेमेस्टर के, और केवल 150 रुपए आपके दोनों सेमेस्टर के। क्लास भी मिल जाएगी आपको और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, और एक उचित आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया जैसे अभी, ऐसे ही और भी आपको सॉल्व होता हुआ मिलता रहेगा। 6 वाला भी मिलेगा, 6 वाले में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसके लिए व्यवस्थित तैयारी पूरी और जबरदस्त तरीके से व्यवस्था करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सभी विश्वविद्यालय के लिए यही इंपॉर्टेंट है, यही सिलेबस है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मजा आया? बिल्कुल। तो इस नए नंबर पर एसएमएस करें 9984 039 139। फीस आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता हो तो उससे आप फीस जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, जिससे नंबर से आपको एसएमएस करना है, जिससे आपको जुड़ना है उसी नंबर से आप एसएमएस कीजिएगा। और ठीक है, और पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।